नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2023 को जो CGL का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है उसके बारे में बात करेंगे। वो सेकंड ईयर था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 36वें नेशनल गेम्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्थान पर कौन सा राज्य रहा था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे रहा था। फर्स्ट पे रहा था सर्विसेज महाराष्ट्र, बाद में सेकंड पे, थर्ड पे हरियाणा और फोर्थ पे कर्नाटक रहा था। इसके अलावा बात करें 36वां कहाँ पे आयोजित होता। 36वां नेशनल गेम है वो आपका गुजरात में आयोजित हुआ था। और 37वां कहाँ आयोजन होगा तो 37वां राष्ट्रीय खेल है वो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल खेले जाएंगे। इनमें कई नए खेल भी शामिल किए गए हैं जिनमें मार्शल आर्ट की 2 प्रतियोगिताएं जैसे पिचक, सिलेट और स्के भी शामिल हैं। तो ये कुछ था राष्ट्रीय नेशनल गेम्स के बारे में। इसके अलावा बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये अगला क्वेश्चन था। तो इसके लेखक है वो आपके अब्दुल हमीद लाहौरी जी हैं, वो इसके लेखक थे। और बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के शिष्य थे और सम्राट शाहजहां ने उनकी प्रतिभा के बारे में जानकर उन्हें अकबरनामा के आधार पर उन्हें शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था। तो यानी अकबरनामा के आधार पर ये वो बादशाहनामा लिखने का आदेश दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का जीवन काल लगभग कितने वर्षों का है। तो पृथ्वी के जीवन काल के बारे में बात करें तो ये आपका आधुनिक वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की उम्र है वो लगभग 4.5 से 4.6 अरब साल है। और भूगर्भ शास्त्रियों, रेडियोधर्मी रेटिंग और अन्य साक्ष्यों के मुताबिक पृथ्वी की उम्र लगभग 4 अरब साल है। तो अब इसका आपका ऑप्शन था वो 4.5 अरब साल इसका ऑप्शन था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी बेटी मुझे समान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से यह योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, तो वह किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपके कर्नाटक से संबंधित है। बात करें इसके बारे में तो 22 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश जो कि 34 संशोधन था वह विधेयक 2022 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस विधेयक के पारित होने के बाद बेट्टा कुरुबा को कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुंडू कुरुबा समुदाय के पर्याय के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह सैलरी जो टैक्स की कटौती से पहले आपकी बेसिक सैलरी और अलाउंस को जोड़कर होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपकी होती है ग्रॉस सैलरी। दूसरे शब्दों में समझे इसको तो ग्रॉस सैलरी में है वो बोनस, ओवर टाइम, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, HRA या मकान किराया भत्ता आदि जैसे शामिल होते हैं। यानी ग्रॉस का मतलब होता है कि जो सैलरी आपके मिलाकर तो आपकी हैंड में आती है वो तो नेट होती है। ग्रॉस का मतलब होता है कि जो सैलरी आपको मकान किराया, HRA, DRA जो भी आपको मिलता है ग्रॉस, वो आपको ग्रॉस सैलरी होती है। लेकिन इन हैंड सैलरी तो अलग होती है और ग्रॉस सैलरी अलग होती है। अगला प्रश्न था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर C इकाई में प्रति अणु एक आदर्श गैस की औसत गति ऊर्जा कितनी होती है। तो ये आपकी हो जाएगी 6.17 × 10⁻⁻21 जूल है वो आपकी ये गति हो जाएगी। गति वह
गति ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति का आधार होती है। एक आदर्श गैस की औसत गति ऊर्जा सीधे निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होती है। गति ऊर्जा वो होता है जो कि वस्तु गतिशील होती है, उसे गति ऊर्जा कहते हैं, उसमें गति ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वंशानुगत बीमारी नहीं है? तो आपके ऑप्शन थे बहुत सारे, उसमें से जो मलेरिया था वो आपका ऑप्शन सही था। इसके अलावा वंशानुगत बीमारी के बारे में बात करें तो ये रोग जो होते हैं वो जीन उत्परिवर्तनीय और पर्यावरणीय कारक सहित तो कुछ अन्य प्रभाव के कारण होते हैं। वंशानुगत रोगों के कुछ उदाहरण के बारे में बात करें तो रंग बदलता, यानी कि व्यक्ति को है वो कलर ब्लाइंड होता है। इसके अलावा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब होते हैं वो आपके जेनेटिक रोग होते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वैसे तो है वो नंबरिंग के मामले में तो है वो जाकिर हुसैन थे, आपका ऑप्शन जाकिर हुसैन आपका ऑप्शन था। इसके अलावा जो एस राधाकृष्णन है उनका कार्यकाल है वो लगातार 10 साल तक रहा था, तो वो दूसरे तो वो थे। और व्यक्तिगत के रूप में बात करें तो आपका जाकिर हुसैन थे, तो वैसे जाकिर हुसैन आपका ऑप्शन था। इसके अलावा जो एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो आपके 1952 से 1962 तक रहे थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य में कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो कार्निवल फेस्टिवल है वो आपका, इसका गोवा ऑप्शन आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। बात करें कार्निवल फेस्टिवल के बारे में तो भारत में गोवा, गुजरात, उड़ीसा और केरल राज्यों में कार्निवल मनाया जाता है। गोवा में कार्निवल को इंटूज के रूप में मनाया जाता है और यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है और फैट ट्यूजडे यानी कि स्थूल मंगलवार को एक परेड के रूप में समाप्त होता है। और दुनिया में कुछ सबसे प्रसिद्ध कार्निवल रियो डी जनेरिया, ब्राज़ील, न्यू ऑरलियंस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनिस, इटली में आयोजित किए जाते हैं। तो ये दुनिया में कुछ देश थे जहाँ पर जो कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। और भारत में जो राज्य थे वो थे गोवा, गुजरात, उड़ीसा और केरल, ये कुछ राज्य थे जहाँ पर कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना फेज फर्स्ट की लंबाई कितनी है? ये आपके लगभग 26,000 किलोमीटर इसका ऑप्शन। और बात करें इसके बारे में तो भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट में है वो 34,800 किलोमीटर सड़कें शामिल है। इनमें से 24,800 किलोमीटर नए राजमार्ग और 10,000 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़कें शामिल है। यह परियोजना का लक्ष्य है दिसंबर 2022 तक 34,700 किलोमीटर से अधिक का निर्माण करना था। और यह परियोजना के तहत 9,000 किलोमीटर लंबाई की आर्थिक गलियारों की परिकल्पना की गई थी। और इसके अलावा 44 ईसी गलियारे और 66 अंतर गलियारे यानी कि आईसी और 116 फीडर मार्ग यानी कि एफआरबी शामिल है। इसके अंतर्गत है वो बहुत सारे कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। तो भारतमाला परियोजना फर्स्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सड़क का। और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से जाके आप जरूर देखिएगा। वो आपको कमेंट बॉक्स में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदियों का उद्गम स्थल बताना था आपको। गोदावरी, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का है वो आपका उद्गम स्थल पूछा था। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करें और उनके उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और यह मानसरोवर झील के समीप स्थित है। चिमायुग हिमानी दर्रे से इसका निर्माण होता है और यह बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। इसके अलावा वैसे सिंधु, गंगा, चिनाब, गोदावरी हमें नदियाँ है। तो गोदावरी का लंबाई वो है वो आपकी 1445 किलोमीटर है और यह नासिक यानी कि महाराष्ट्र नासिक में है, महाराष्ट्र का नासिक है। वहाँ से दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये गोदावरी नदी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की बात हमने कर ली है। और कोसी और गंडक के बारे में बात करें तो आपका गंडक नदी है वो आपकी इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और यह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है और पटना के पास हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है।
इसके अलावा कोसी नदी के बारे में बात करें तो कोसी नदी है वो आपके 414 किलोमीटर लंबी है और यह पूर्वी हिमालय के पोहुनुरी पर्वत से निकलती है और यह बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा जो भी नदियाँ हैं वो आपके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आप सभी एग्जाम के दृष्टि से। तो आपकी ये है वो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं आप तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा है कि आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत आसान शब्दों में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महिला और पुरुषों में सबसे अधिक साक्षरता दर में अंतर किस राज्य में है? तो ये आपके राजस्थान में है वो सबसे अधिक अंतर है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है वो आपकी 52.12% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर है वो आपके 79.19% है, वो आपके पुरुष साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक कैंसर का प्रकार नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से ग्लूकोमा है वो आपका कैंसर का प्रकार नहीं है, यह आपका एक नेत्र रोग है। बात करें कैंसर के प्रमुख प्रकार के बारे में तो कैंसर मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: कोर्सिनोमा, सार्कोमा, मेलेनोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। ये कैंसर के 5 प्रकार हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है और मेलेनोमा यानी ये वो होती है जो चर्म रोग होते हैं ना, चमड़ी कैंसर वो होती है। ये लिम्फोमा सेल होती है। ये कुछ इस प्रकार की 5 प्रकार की कैंसर होती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है जो कि 324 से 329 तक के सभी अनुच्छेदों का मिलान कर रहा था। आपको 324 से 327 से 329 से ऐसे कुछ अनुच्छेद दिए हुए थे, उनका मिलान आपस में करना था कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित हो। तो बात करें 324 के बारे में तो उनसे 324 है वो निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 325 के बारे में बात करें तो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या एक विशेष मतदान सूची में शामिल करने का दावा करने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो अयोग्य नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है वो आपके मौलिक कर्तव्यों को है वो जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो ये कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए थे कि आपको मिलान करना था। 1857 की क्रांति के समय वो वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा वुड डिस्पेच को भारत में लागू करने का श्रेय किसको है? तो सर चार्ल्स वुड को है वो इसका श्रेय दिया गया है। और भी दो ऑप्शन और बयान करना था उनको, वो हमें मिले नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, 2 तो हमें पता थे। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं को बोलने के लिए अलग से दिन रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है वो आपकी महिलाओं को अपने अधिकार के लिए बोलने के लिए विशेष दिन रखा गया है। बात करें तो कब है? तो 22 सितंबर 2022 को पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल महिला विधायिका को मुद्दा उठाया था और अपनी बात रखी थी। एक महिला विधायक न्यूनतम 3 मिनट के लिए बोल सकेगी और महिला विधायक है वो प्रश्नकाल के बाद महिलाओं अपनी विधानसभा आदि से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख सकती है। ये आपका उत्तर प्रदेश की विधानसभा से महिलाओं के लिए एक विशेष अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था? तो वो आपका था वैन-त्सांग। और बात करें वैन-त्सांग के बारे में तो यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह 630 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहा था और वह बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत CUK में अपनी अनुभव का वर्णन किया था। तो उसकी पुस्तक कौन सी थी? तो CUK ये उनकी पुस्तक थी, या उनकी पुस्तक थी CUK। आपसे पूछ सकते हैं, वैन-त्सांग की पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरणों के बारे में बात करें तो इससे हमने पहले बात कर ली है कि जो वस्तु गतिमान या गतिशील होती है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जैसे कि चलती हुई कार,
गिरती हुई वस्तु, कुछ भी ईटीसी जो गतिमान वस्तु है वो सभी है वो गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह दिया हुआ था कि खाने में जो एसिड अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं खाने में, उनका मिलान करना था। तो आपको पता है कि सिरके में है वो एसिडिक अम्ल पाया जाता है, और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इटली में टार्टरिक अम्ल, तो इमली में, और दूध में लैक्टिक अम्ल है, नींबू में साइट्रिक अम्ल है, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल है, खट्टो फलों में साइट्रिक अम्ल है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड है, और दही और पनीर में है वो आपका लैक्टिक अम्ल है। गोभी, ब्रोकली, अजमोद जैसे खाद्य पदार्थों में है वो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपके कुछ खाद्य पदार्थों में थे अम्ल। इसके अलावा खट्टे फलों को उगाने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वो आपका खट्टे फलों को उगाने के लिए उपयुक्त स्थान है। अगला क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में 0 ग्रुप गैसों को कहा जाता है। तो इन्हें है वो आपका अक्रिय गैस, नोबल गैस और उत्कृष्ट गैस आपका कहा जाता है। और ये आपके 18वें आवर्त में पाया जाता है। और मुख्यतः यह है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये आपकी है वो आपके 0 ग्रुप या अक्रिय गैसें हैं आवर्त सारणी में। एक क्वेश्चन था कि सेकंड, 10th और 11th पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट था उसके समय भी जवाहरलाल नेहरू थे, थर्ड के समय भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह वो आपके 10th और 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन था आपका मसाले का रासायनिक नाम पूछा था, जैसे हल्दी, काली मिर्च, इलायची, इनका वो आपका रासायनिक यानी वैज्ञानिक नाम पूछा था। तो इनका जैसे बात करें हल्दी के बारे में, तो हल्दी का नाम है वो आपका करक्यूमिन, आपका हल्दी का रासायनिक नाम है। इसके अलावा काली मिर्च का नाम है वो आपको पाइपर है, और इलायची का तो वैज्ञानिक नाम है आपका इलेटेरिया कार्डमम है वो आपका इलायची का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों हमने है वो आपकी जो 25% पूछे गए थे जो जीके के एसएससी सीजीएल 26 से जो अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा भी आपको जो प्रश्न पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये वीडियो है वो थोड़ा लेट आया है क्योंकि हमने वो सारे प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी पूछो। नमस्कार।